एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 10 जो चल रहा है उसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आपको पता है पीएच स्केल डिस्कस कर रहे थे। तो पीएच स्केल में कैसे ऑटो आयोनाइजेशन है, हमने वाटर की पीएच कैलकुलेट की थी, आपको याद होगा। हमने उसमें देखा था कि वाटर कैसे डिसोसिएट होता है, उसमें उसको डिराइव करके हमने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन निकाली थी। फिर हमने उस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को सॉल्व आउट भी किया था, क्योंकि वो कंसंट्रेशन माइनस में आ रही थी। फिर हमने उसको सॉल्व किया था। सॉल्व करने से हमें पता चला था कि वाटर की पीएच कितनी है। हमने उसका नेगेटिव लॉगरिथम लिया था और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के साथ उसको कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी। पीएच की वैल्यू 7, पीओएच की वैल्यू भी क्या आ गई थी वाटर में, 7। तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो पीएच स्केल का जो कुछ पोर्शन हमारा बच भी गया था, पेज नंबर 33 तक हमने कर लिया था। तो आज हम पेज नंबर 34 सब स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। पेज नंबर 34 से हम आगे जो है चलेंगे कि पेज नंबर 34 में क्या है। बेटा, वहाँ पर आपके पास एक बॉक्स, एक स्केल टाइप वो बॉक्स उन्होंने बना दिया है, टेबल बना दिया है। वो भी हम उसको भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। उसमें भी वही बताया गया है कि कैसे कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट वैल्यूज़ दी गई हैं। जैसे मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, वहाँ पर आपको बता दिया गया है कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो तो आप इससे बता सकते हैं ना कि उसकी पीएच की वैल्यू कितनी है। तो लास्ट टाइम हमने यही सीखा था कि अगर हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू का पता हो या हमें हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू का पता हो तो हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। क्योंकि जो बेस थी असल वो पीएच है। पीओएच तो वैसे ही हम साथ लिख देते हैं, वो भी बन जाता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, पीएच। पीएच फाइंड कर लें तो पीओएच फाइंड करने की फिर आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फिर आप वो पीओएच इजीली खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि पीएच स्केल किसकी बेस पे था, हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की बेस पे था। ठीक है, कैसे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻⁻1 सपोज करते हैं। एक ऐसा है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन उससे थोड़ी डिफरेंट है, कितनी है, 10⁻⁻²। एक ऐसा सब्सटेंस है जब आप उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस चेक करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻3। ठीक है। तो इसी तरह यानी कि एक और भी लिख लेता हूँ मैं, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी है, 10⁻⁻4। ये हमेशा कंसंट्रेशन जब भी आपको मिलेगी ना हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोक्सल आयन की, वो हमेशा 10 में ही मिलेगी। याद रखिएगा बच्चे, 10 में ही मिलेगी। ठीक है। अच्छा, और उसको हमने खुद सॉल्व करना होता है। तो अगर 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी है, 10⁻⁻1, तो इससे हम उसकी पीएच कैसे निकालेंगे वो हमें पता है। पीएच कैलकुलेट करना हम अच्छी तरह जानते हैं कि अब इन सब में हम बारी बारी सब की पीएच कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच, यू नो स्टूडेंट्स, P मीन
स्मॉल p मीन नेगेटिव लॉगरिथम, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेगेटिव लॉगरिथम। h मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये pH, यानी ये pH का फार्मूला भी है, ये आपका MCQs भी आ सकता है, ठीक है, आपका MCQs भी आ सकता है ये कि pH का फार्मूला क्या है, तो आप उसमें MCQs भी आ सकता है और बोर्ड में आ चुका है एक दफ़ा। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्यों? क्योंकि स्मॉल p का मतलब नेगेटिव लॉगरिथम होता है और h का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। खैर, अब हम इस फार्मूले में, ये pH का फार्मूला है, किसी भी सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट करनी है आपने तो आपने ये फार्मूला लिख देना है, ठीक है। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मॉल p H नेगेटिव लॉग, अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे सामने है 10⁻⁻1, यहाँ पर पुट करें 10⁻⁻1। तो इसको सॉल्व करें। अब जब हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, ये -1 स्टार्ट में शुरू में लिख देंगे हम, क्योंकि लॉग को सॉल्व करने का तरीका है, ये रूल है। और साथ क्या लिख देंगे, log 10। स्टूडेंट्स, आपको पता है log 10 किसके इक्वल होता है, 1। तो इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1 और log 10 भी क्या होता है 1, मल्टीप्लाई करें 1, तो pH कितनी आ गई 1, यानी हमने इसको सॉल्व किया 10⁻⁻1 को, तो क्या आंसर आया, उसकी pH कितनी आई 1। इसी तरह हम दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करता हूँ, सेम pH का फार्मूला लिखूँगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे दूसरे पहले को किया था हमने, दूसरे को भी वैसे ही करेंगे। नेगेटिव लॉग, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी थी इसकी, ये थी 10⁻⁻2, यहाँ पर पुट कर दें 10⁻⁻2। सॉल्व करें, pH माइनस, और ये -2 शुरू में आ जाएगा, जैसे हम लॉग को यूज़ करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं लॉग के रूल के अकॉर्डिंग। एक्सपोनेंट को स्टार्ट में लिख देते हैं, log 10, आपको पता है log 10 तो 1 होता है। इसको सॉल्व कर दें, pH इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 log 10, log 10 कितना होता है 1 × 1, तो pH कितनी आ गई 2। लो जी, दूसरे की pH कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसी तरह तीसरे को सॉल्व करें, जब हम तीसरे को सॉल्व करेंगे कैसे, सेम pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पुट कर दें नेगेटिव लॉग, तीसरे में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻3, पुट कर दें, तो माइनस, ये माइनस का 3 स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे log 10। अब log 10 आपको पता है 1 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, और log 10 कितना होता है 1 × 1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसकी pH कितनी आई 3। सेम आइडिया हो गया आपको कि जैसे जैसे 10⁻⁻ में बढ़ती जाएगी, यानी -1 है, -2, -3, -4, pH की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। पहले में pH 1 थी, दूसरे में pH, ये दूसरा नंबर पे pH कितनी थी 2, और तीसरे नंबर पे जो हमने जिसको सॉल्व किया उसकी pH कितनी आई 3। सेम इसकी pH भी अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी 4, वो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पर उसने एक बात की है जिसका मकसद था, मैंने ये कैलकुलेट इसीलिए किया कि आपको पता चल जाए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको मैं बेटा ये बता रहा हूँ कि आपने इसको कैलकुलेट करना कैसे है, ठीक है। अब pH की वैल्यू हमारे पास 1 थी, अगर इसको देखें इसमें 10 की पावर कितनी थी -1, और जिसकी pH 2 थी इसमें 10 की पावर कितनी थी -2, जिसकी pH 3 थी इसमें 10 की पावर कितनी थी -3।
अब इनमें डिफरेंस देखते हैं ज़रा क्या है, यानी 10⁻⁻1 है, 10⁻⁻2 है, ठीक है, और तीसरा क्या था 10⁻⁻3 है। जो 10⁻⁻1 है इसमें pH कितनी आई है 1, यानी जितनी 10 की पावर होगी माइनस में उतनी pH होगी। सिंपल तरीका, अगर MCQs भी आ जाए ना, आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि कैसे, आप 10 की पावर देखा करें, ठीक है। डायरेक्ट अगर लिखा है 10⁻⁻1, 10⁻2, 10⁻7, सिर्फ 10 की पावर हो, साथ कुछ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, तो 10 की पावर जितनी होगी ना pH भी उतनी होगी। 10⁻⁻1 है तो pH 1, 10⁻⁻2 है तो pH 2, 10⁻⁻3 है तो pH 3। जितनी pH की वैल्यू मतलब pH की वैल्यू उतनी होगी जितनी पावर होगी उसकी। अच्छा, इसी तरह इसकी pH कितनी आई थी बच्चे, इसकी pH आई थी हमारे पास 2 और इसकी pH कितनी आई थी हमारे पास 3। ये वो कहता है कि जो pH जिसकी 1 है, अगर आप देखें pH जिसकी 1 है, यानी ये pH 1 इसकी है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी pH 1 है वो pH 2 वाले से कितना ज़्यादा है, कितना बड़ी वैल्यू है उसकी। तो बच्चे आपको पता है 10 की पावर माइनस में जितनी ज़्यादा होती है, 10 की पावर माइनस में जितनी ज़्यादा होती है वो वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो अगर देखा जाए इन तीनों में 10 की पावर -1 में, 10 की पावर -2 में, 10 की पावर -3 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इन तीनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली ये पहली ये है, ठीक है। अच्छा, जिनकी 10 की पावर -2 है ये छोटी वैल्यू है और 10 की पावर -3 ये इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है। वो कहते हैं इनमें डिफरेंस कितना है, तो बेटा डिफरेंस आप ही बता सकते हैं बेहतर। देखें पहले की बात करता हूँ, 10⁻⁻1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10, ठीक है। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं, 10 की पावर कितनी थी -2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/100। ऐसे ही सेम थर्ड की 10 की पावर -3 थी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1000। तो आप यहाँ से देखें, वो कहता है कि इनमें कितना डिफरेंस है, कि जिसकी pH 1 है, यानी इसकी pH 1 थी, जिसकी pH 1 है वो pH 2 वाले से कितना बड़ा है, इससे कितना बड़ा है, ये 10 है ये 100 है देखा जाए तो। यानी ये अब बड़ी वैल्यू तो ये होगी ना, कितने टाइम बड़ी है, 10 टाइम। कैसे? 1 इसको मल्टीप्लाई करो 10 × 10, एक 10 इसका था एक 10 इसका था, तो ये वैल्यू 10 टाइम्स बड़ी है। यानी जिसकी pH की वैल्यू 1 होगी वो 10 टाइम्स ग्रेटर है वो वैल्यू, यानी ये वैल्यू 10 टाइम्स बड़ी है ना, किससे? 10 की पावर -2 से, यानी जिसकी pH 2 है उससे, ठीक है। सेम जिसकी pH 1 है ये 10 की पावर -3 वाले से कितना बड़ी है, अब उसमें 10 और मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 टाइम्स था तो वो क्या होगा 100 टाइम, यानी 1/, आप इसको लिख सकते हो 10 × 10 × 10। एक 10 तो इसका अपना था, तो कितने टाइम ग्रेटर होगा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी क्या बनेगा 100। यानी आप कह सकते हैं कि जिसकी pH की वैल्यू 1 है, pH की वैल्यू क्या है 1 है, ये ग्रेटर देन है, कितने टाइम ग्रेटर है 10 टाइम्स। pH 1 हैज़ ग्रेटर देन 10 टाइम्स, किससे? pH 2 से, ठीक है। यानी जिसकी pH 2 है, pH 1 का मतलब है कि pH 1 10 की पावर -1 था, ये वैल्यू बड़ी थी 10 टाइम्स, किससे? 10⁻⁻2 से। इसी तरह pH 1 10 टाइम्स है pH 2 से, और कितने टाइम्स ग्रेटर होगा pH 3 से? 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 टाइम्स, किससे? pH 3 से। तो ये बात यहाँ बताई गई है, ये MCQs भी आ सकता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं ये आपको समझाने लगा हूँ। पेज नंबर 34 पे स्टूडेंट्स देखें, टेबल बना हुआ है,
टेबल में तो सिंपल कैलकुलेशन की हुई है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसकी pH अगर 10 की पावर -1 है, -2 है, ये -0 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप सबसे नीचे देखें 10 की पावर -0 से स्टार्ट हो रही है, ऊपर चलते जाएं तो -14 तक है, या ऊपर से -14 से एक एक कम करते जाएं, -14, -13, -12, इस तरह 0 तक। ठीक है, वो तो टेबल है, समझ में आ जाता है। उसकी तो कैलकुलेशन सिंपल हम ऐसे करेंगे जैसे मैंने ये फार्मूला आपको बता दिया है। दूसरी बात, अब वहाँ पर जो उसने बात लिखी है इसके ऊपर लिख लें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट MCQs, ये बिल्कुल टेबल के नीचे जी। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। सिंस द pH इज़ लॉगरिथमिक, हमें भी पता है कि ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें लॉगरिथम यूज़ किया था, ठीक है, एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए। अ सॉल्यूशन ऑफ pH 1, इसको अंडरलाइन करें, ये MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs है। Solution of pH 1 has 10 times higher concentration of hydrogen ion than that of solution pH 2। बेटा आपके सामने है, देखें, जिसकी pH 1 है वो क्या था 10 की पावर -1, तो ये ग्रेटर था ना किससे 10 की पावर -2 से, आपके सामने है। तो कितना 10 का ही फर्क है ना, 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर -2 है। तो जो 10 की पावर -1 है ना, ये बड़ी वैल्यू है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू जितना बढ़ती जाएगी उतना वैल्यू छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो 10 की पावर जो -1 है 10 टाइम्स ग्रेटर है किससे 10 की पावर -2 से। यानी हम कह सकते हैं कि जिसकी pH 1 है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है किससे pH 2 से। ठीक है, अब पहली बात तो ये थी। देन दैट ऑफ सॉल्यूशन pH 2, एक बात ख़त्म हो गई, और फिर वही कह रहा है यानी pH 2 एंड 100 टाइम्स, ये दूसरी बात कर रहा है, इसके साथ नंबर 2 लिख लें बेशक, और साथ एंड लिख लें, एंड 100 टाइम्स देन दैट ऑफ अ सॉल्यूशन pH 3 एंड सो ऑन। यानी अगर 10 की पावर -1 है तो ये उससे कितना ग्रेटर होगा 10 टाइम्स, और अगर pH की वैल्यू 3 है तो कितने टाइम्स 100 टाइम्स, एक 10 की पावर और बढ़ गई। और इसी तरह अगर 10 की पावर -4 भी होता, यानी कि ये 4 पॉइंट इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 10 की पावर -4 होता तो आप बताएं बेटा अब कितना होगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर pH 4 होता तो फिर मल्टीप्लाई कर दें, यानी उसमें 100 था, अब ये कितने टाइम हो जाएगा 1000 टाइम, यानी 10 से मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, pH की वैल्यू जितना बढ़ती जाएगी, ठीक है, pH की वैल्यू जितना बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। यानी pH 1 जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है pH 2 से, और 100 टाइम्स ग्रेटर है pH 3 से। इसी तरह 1000 टाइम ग्रेटर होगा pH 4 से, और इसी तरह आगे चलें तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि हर स्टेप पे आपने क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 10 टाइम, इसमें 10 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया 100 टाइम, 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया 1000 टाइम, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, इसी तरह वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये बात कर रहा था यहाँ पर, ये MCQs था। मैंने ये सारी कैलकुलेशन आपको इसीलिए समझाई है कि एक तो pH निकालते कैसे हैं, और दूसरा कि वो वैल्यू कैसे बड़ी होती है जी। नेक्स्ट, हैंस लो pH वैल्यू मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है बेटा। pH जितना लो होगी उतना एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि pH की बात करें, अगर हम pH 1 की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे pH बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे एसिडिटी कम होना शुरू हो जाएगी, और बेसिसिटी यानी उसकी जो बेसिक नेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये भी MCQs है। हैंस लो pH वैल्यू मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी अगर लो वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर हाई वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, वाइल हाई pH वैल्यू मीन्स अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाइस वर्सा। समझ आई बात की? तो ये बात थी असल बताने वाली कि pH की वैल्यू अगर बहुत कम है, लो है, जैसे pH की वैल्यू 1 है, मैंने बताया यहाँ पे लो वैल्यू है, हाई तो नहीं है, तो pH 1 जिसकी वैल्यू होती है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और pH की वैल्यू जिसकी बहुत हाई यानी 14, 13, तो वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस।
ये आपका मतलब MCQ आ सकता है। अच्छा जी, ये तो था कि हमने उसको कैसे रिलेट किया। अब फिर वही बात कि जब हम pH फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर उसके फिर कंक्लूजन्स बताए गए हैं, वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हूँ। जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि pH कैलकुलेट करना हमने सीख लिया कि कैसे pH कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे ही pH कैलकुलेट करते हैं वैसे ही pOH भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमें पता है। खैर, अब हम ये देखेंगे कि हम लास्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन्स थे वो क्या थे इसके। तो कंक्लूजन्स का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कंक्लूजन्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास पेज नंबर 34 पे उसके बाद नीचे बना हुआ है, नीचे लिखे हुए हैं कंक्लूजन्स क्या थे। यानी ये हमने सारा जो pH स्केल डिस्कस किया, डिराइव की वैल्यूज़ कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर मिल जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर उसके क्या कंक्लूजन्स थे। pH स्केल तो हमने बना लिया, तो क्या पता कैसे चलेगा हमेशा कि उसके क्या कंक्लूजन्स हैं, इसका फ़ायदा क्या है। नंबर 1 तो उसने बेटा पहली बात ये की है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH 7 है वो हमेशा न्यूट्रल ही होगा। यानी pH वैल्यू अगर उसकी इज इक्वल टू 7, इफ़ अ सॉल्यूशन हैज़ pH value 7, the solution will be always neutral. यानी a neutral solution always contain pH value 7। हमेशा जिसकी pH की वैल्यू 7 होगी, इक्वल होगी, वो हमेशा वो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये MCQs भी आ चुका है बेटा एक दफ़ा पेपर में कि न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ द pH वैल्यू। नीचे ऑप्शन थे, उसमें ऑप्शन में ये था 0, 7, 14 और इसी तरह एक और वैल्यू भी साथ दी हुई थी, मतलब 9 की, कि जो वैल्यू अगर 0, 7, 9 इनमें से न्यूट्रल कौन सा होगा। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसमें pH की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH की वैल्यू भी 7 होगी और pOH की वैल्यू भी 7 होगी। और ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पूछा गया है बाकायदा वहाँ पर कि व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर। तो जो प्योर वाटर है वो तो है ही वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसी के ऊपर तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी से तो हमें पता चला था कि उसकी pH की वैल्यू भी 7 है और उसमें pOH की वैल्यू भी 7 है। तो pH इज इक्वल टू 7 का मतलब है सॉल्यूशन आपका क्या है, न्यूट्रल है। और लास्ट टाइम भी मैंने ये बातें आपको बता दी थी। वैसे pH की वैल्यू जो है लेस देन 7, pH वैल्यू लेस देन 7, इसका मतलब क्या होगा, pH वैल्यू लेस देन 7 मीन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। वो एसिडिक है, यानी वो एसिड है। ठीक है, हम कह सकते हैं वो क्या है, एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है, उसकी नेचर एसिडिक है। 7 से लेस कोई भी वैल्यू आ जाए हम समझ जाएंगे, 7 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह लेस देन होगी तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एसिडिक है। इसी तरह ये वो कंक्लूजन हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिए थे। वैसे pH की वैल्यू ग्रेटर आ जाए तो ग्रेटर देन 7, यहाँ पर लेस देन 7, ग्रेटर देन 7 आ जाएगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, पहले पढ़ा है हमने, बेसिक होगा। वो अल्कलीज होते हैं बेसिक, उसकी नेचर क्या होगी, बेसिक, वो बेस होगा। ठीक है, इसी तरह pH लेस देन 7 एसिडिक, pH ग्रेटर देन 7 बेसिक, pH इज इक्वल टू 7 न्यूट्रल। ठीक है, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH हमेशा 7 होगी, एसिडिक सॉल्यूशन की pH हमेशा लेस देन 7 होगी, बेसिक सॉल्यूशन की pH ग्रेटर देन 7 होगी हमेशा। ये रूल है, ये आपके MCQs बनते हैं इसमें से, या शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। नंबर 4,
आखिरी बात हमने ये भी पढ़ी थी ना कि जो pH एक्सपेरिमेंट हमने किया था वाटर पे, फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट हुआ था pH स्केल बनाने के लिए, आपको पता है pH और pOH दोनों का सम लिया था। द सम ऑफ pH एंड pOH वाज इक्वल टू 14। ये भी हमेशा, ये भी उसका कंक्लूजन था ना, द सम ऑफ pH एंड pOH, ये उन दोनों का सम है, सम ऑफ pH एंड pOH। बेटा लिखना वैसे ही है, P स्मॉल लिखना है आपने और H कैपिटल, इसी तरह P स्मॉल लिखना है और OH कैपिटल। अगर आपने दोनों कैपिटल लिख दिए गलत हो जाएगा, ये ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूजन्स पढ़े थे, यहाँ पर भी मतलब लिखे हुए हैं आपकी बुक में, ये हो गए। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैं तो इसको कहूँगा शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इतना इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, पेपर में आता है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, यूजेस ऑफ pH, कि हम जो किसी भी सॉल्यूशन की pH फाइंड करते हैं, ठीक है, यूजेस ऑफ pH, उसके यूज़ कहाँ है, कहाँ यूज़ करते हैं उसको, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं उसको हम, राइट, वो हम डिस्कस करते हैं। वो भी साथ यहाँ पे मेंशन है हमारे पास, गिवन है, वो मैं साथ साथ आपको रीड करके समझाऊंगा जी। पहले तो कंक्लूजन्स को मैं रीड कर देता हूँ। नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, लिख लें ऊपर MCQs। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7, ये इंपॉर्टेंट MCQs था। एसिडिक सॉल्यूशंस हैव pH लेस देन 7, बता दिया, लेस देन 7 एसिडिक। नंबर 3, बेसिक सॉल्यूशंस, बेसिक की बात की जाए ग्रेटर देन 7। सम ऑफ pH एंड pOH, वो क्या है, रेंज उसकी इज इक्वल टू 14, यानी उसकी रेंज बता दी, वो कहाँ से है, 0 से लेकर 14 तक, यानी 0 से लेकर पहले 7, सेंटर में 7 आता है, फिर क्या आता है 14, यानी 7 को हमने कह दिया न्यूट्रल, लेस देन जो होंगे वो क्या होंगे एसिड, ग्रेटर देन क्या होंगे बेस, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, अब इसके आगे जी 0 to 14 तक हो गया, वो भी MCQs बन सकता है, ये वाला भी। अब शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 34 पे, यूजेस ऑफ pH, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, यूज ऑफ pH, पहला यूज इसका कहाँ पे होता है, ठीक है। अब सबसे पहला यूज जी, इसकी बेशक आप हेडिंग भी बना लें। पहले यूज में बेटा आपको पता है, अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की pH पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाता है ना कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, यानी हम इसकी नेचर बता सकते हैं, इसकी हेडिंग बना सकते हैं आप, नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, हमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताता है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में क्या पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है, एसिडिक है, हमारा सॉल्यूशन बेसिक है, या हमारा सॉल्यूशन क्या न्यूट्रल है। तो बच्चे इस चीज़ का हमें पता चल जाएगा ना, आइडिया हो जाएगा। pH अगर लेस देन 7 होगी तो हम समझ जाएंगे वो एसिड है, ग्रेटर देन 7 होगी हम समझ जाएंगे वो बेसिक है, 7 होगी तो हम समझ जाएंगे वो न्यूट्रल है। तो इससे का मतलब है इसका ये फ़ायदा हुआ। तो पहला यूज़ यही है, इट इज़ यूज टू डिटरमिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक नेचर का पता चल जाता है, और अगर ना ही सॉल्यूशन एसिडिक है ना ही बेसिक है तो क्या होगा, अंडरस्टूड है, वो न्यूट्रल होगा। नंबर 2 जी, अब दूसरा जो बताया इसने, यही कहाँ पे यूज़ होता है जी हमारे पास जी, ये यूज़ होता है जी मेडिसिन में। इसकी हेडिंग बना सकते हैं, कहाँ यूज़ होता है ये, मेडिसिन में। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन। मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है, इसने बताया भी है कि मेडिसिन की कौन सी फील्ड में। बेटा आपको पता है कि डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं, ऐसी मेडिसिन बनाई जा रही हैं जो कि आपको सीधी सी बात, मतलब एंटी मलेरियल चीज़ें बनाई जा रही हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं, ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पर जो बात की गई है ना मेडिसिन में, उसने कहा है कि माइक्रोबायोलॉजी में
कहाँ पर? माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल, इस फील्ड में। अब माइक्रोबायोलॉजिकल नाम से जाहिर है माइक्रोब्स पे, यानी माइक्रोब्स के लिए अगर आपने माइक्रोब्स पे आप काम कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं, आपने कोई ऐसी मेडिसिन बनानी है जो कि एंटी माइक्रोबियल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करती है, तो जाहिर है आप जो मेडिसिन बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो हम मेडिसिन बनाने जा रहे हैं उसकी पीएच कितनी है या उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए। तो जब पीएच मर्ज़ी से तो नहीं बना सकते ना, मर्ज़ी से बनाएं तो वो डेंजरस भी हो सकती है या हो सकता है उसका कोई इफ़ेक्ट ही ना हो, ठीक है। तो उसकी जो है मेडिसिन जो भी बनाते हैं, कोई भी चीज़ माइक्रोब्स के रिलेटेड है, हम माइक्रोब्स को जनरेट भी तो करवाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोबायोलॉजी में कुछ माइक्रोब्स को हम जनरेट भी कराते हैं, आपने बायो में भी पढ़ा होगा, और कुछ माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं? किल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके लिए फिर एंटी माइक्रोबियल चीज़ें मेडिसिन बनानी पड़ती हैं हमें, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मेडिसिन में हमें पीएच स्केल की ज़रूरत पड़ती है, यानी पीएच की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो पीएच की वैल्यू हमें पता होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन बनाएंगे, यानी पीएच 1 की चीज़ बनानी है, पीएच 2 की बनानी है, पीएच 3 की बनानी है, कितनी रेंज की पीएच होनी चाहिए उसकी जो कि माइक्रोब्स के लिए इफ़ेक्टिव हो, तो उसके अकॉर्डिंग। तो उसने क्या बोला यहाँ पे? इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन्स, ठीक है। कहाँ पे? कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी ये कल्चर होता है ना बाकायदा, कल्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कल्चर मीन कि जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप जनरेट कर रहे होते हैं, उनका कल्चर बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप कंट्रोल करने के लिए, किल करने के लिए कोई मेडिसिन बना रहे होते हैं या उनको कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, तो उनका बाकायदा अपना एक कल्चर होता है ना माइक्रोब्स का, कि माइक्रोब्स को आपने ज़िंदा रखना है या माइक्रोब्स को आपने किल करना है, कंट्रोल करना है, ख़त्म करना है, कैसे करेंगे। तो वहाँ पर जो मेडिसिन रिक्वायर होती है ना, वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। नंबर 3, जी बेटा, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। वो कहते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन कराना है आपने, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई रिएक्शन कराना चाहते हैं बेटा, सिंपल सी एग्जांपल आपको दूं, मेडिसिन्स बनाते हैं, इंजेक्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो तमाम के तमाम क्या करते हैं, जब वो इंजेक्शन हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो जाके हमारे बॉडी में रिएक्शन ही करती है ना, रिएक्शन से हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं उसके लिए जो भी आप चीज़ बना रहे होते हैं, कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, कोई मेडिसिन बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो हर चीज़ की अपनी एक स्पेसिफिक पीएच की वैल्यू होती है। वो जो स्पेसिफिक पीएच की वैल्यू होती है ना, वो ज़रूरी है, वो होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, हम डेली लाइफ में मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर। अब मिनरल वाटर की मैं बात करूं, अब डेली लाइफ में हमारे लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कोई भी आप मिनरल वाटर की बोतल देखें, उसके ऊपर लिखा होगा पीएच लिखा होगा और उसकी रेंज लिखी होगी कि उसकी पीएच की रेंज कितनी है, 6.5 टू 8.5। बेटा ये चीज़ लिखी होगी, ये मिनरल वाटर की पीएच है, ठीक है। मिनरल वाटर की पीएच ये है। अब यानी इस रेंज से इस रेंज तक इसकी पीएच है, तो अगर ये पीएच इससे लेस हो जाए, 6.5 से लेस हो जाए, तो वो मिनरल वाटर डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए, वो वाटर नहीं रहेगा, मिनरल वाटर नहीं रहेगा। अगर उसकी वैल्यू 8.5 से ज़्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए, तो भी हमारे लिए डेंजरस। मीन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इवन सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, वो हम डेली लाइफ में पीते हैं, यूज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। उसमें कोई भी आप यूज़ करें, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, 7 अप यूज़ करें, स्प्राइट यूज़ करें, पेप्सी यूज़ करें, कोक यूज़ करें, कोई भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बाकायदा जहाँ पर बन रही होती है वहाँ पर बेटा टेस्टिंग लेबॉर्ट्री होती है। अब टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में भी जब वो बनाते हैं ना, तो उसकी पीएच फिक्स करते हैं, पीएच चेक करते हैं कि कितनी पीएच उसकी होनी चाहिए, पीएच 4 रखनी है, पीएच 3 रखनी है, कितनी रेंज होनी चाहिए।
तो वहाँ पर भी ज़रूरत पेश आती है। जितने भी सस्पेंशन सिरप बन के आते हैं, हम मेडिसन के तौर पे कॉफ़ सिरप यूज़ करते हैं, कोई भी स्टमक के लिए यूज़ करते हैं, उसकी भी बाकायदा एक स्पेसिफिक पीएच होती है। अगर पीएच थोड़ी सी चेंज हो जाए तो वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। मीन कोई भी फील्ड है, बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए कोई भी डेली लाइफ में हम चीज़ यूज़ करते हैं या हमें ज़रूरत पेश आती है तो मतलब उसके लिए पीएच का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए उसने कहा है तीसरे पॉइंट में भी, दूसरे पॉइंट में आप मेडिसिन का बना सकते थे, तीसरे में आप फिर वही कि सोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन बनाना है। अब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे लेबॉर्ट्री में, मतलब हायर क्लासेस में जाके वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर कहेंगे जी ऐसा सोल्यूशन बनाएं जिसकी पीएच इतनी हो, ऐसा सोल्यूशन बनाएं जिसकी पीएच इतनी हो। तो मीन वहाँ पर जो हम सोल्यूशन बना रहे होंगे तो पीएच ज़रूरी है, अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते। तो वहाँ पर समटाइम ज़रूरत पेश आ जाती है कि ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसकी पीएच 5 है, ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसकी पीएच 8 है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ भी ज़रूरत पेश आती है। मीन एनालिटिकल फील्ड में, लेबॉर्ट्रीज़ में, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ में, माइक्रोबायोलॉजी में, बहुत सारी फील्ड्स में, तकरीबन हर फील्ड में पीएच की ज़रूरत पेश आती है। तो बेटा ये उसके यूजेस थे। पेज नंबर 34 जस्ट हमने आज डिस्कस किया। कल से हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट होगा वो पेज नंबर 35 होगा। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। इसमें बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो कि आपने याद करनी है, इनको तैयार कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।